स्काईटेक सिटी टावर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी, जिनके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ये नजारा शानदार था। टावर की 20वीं मंजिल पर एक बड़े से हॉल में सीटों पर मेहमानों के नाम लिखे हुए थे। पहली लाइन की सीटें पूरी तरह से भरी हुई थी। शहर के अमीर परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव्स, शहर के हेड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स आ चुके थे। हॉल में पूरी तरह से शांति थी। हर कोई जानता था कि ये समिट कितना इम्पोर्टेंट था। आज शहर का अगले 20 सालों का भविष्य तय किया जाना था। सच बात तो ये थी कि आज मेनन फैमिली और ओबेरॉय फैमिली के बीच अंतिम मुकाबला था। आज के समिट का रिजल्ट लोगों के बिजनेस के भविष्य को तय करने वाला था। सबकी निगाहें हॉल के ठीक सामने रखे राउंड टेबल पर टिकी थी। वहाँ पर शानदार कुर्सियाँ सजी थीं, पर इस टाइम उन पर कोई नहीं था। ये 5 कुर्सियाँ शहर के टॉप 5 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव के लिए थी। समिट शुरू होने वाला था। एंट्री गेट पर अंशुल पटेल हाथ में फोन पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। वो बड़बड़ाया, ये हो क्या रहा है? प्रतीक ओबेरॉय का फोन क्यों नहीं लग रहा? समिट शुरू ही होने वाला है। अंशुल को नहीं पता था कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। सब लोग आ चुके थे, पर प्रतीक की तरफ से कोई भी नहीं आया था। अंशुल सोचने लगा, प्रतीक ने पहले ही मेनन फैमिली को बैकफुट पर ला दिया है। अब तो बस फॉर्मेलिटी बची है। तो फिर वो मीटिंग के लिए अब तक क्यों नहीं आया? कुछ तो हुआ है। हालांकि अंशुल जानता था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रतीक का रास्ता रोक सके, पर फिर भी उसके मन में बेचैनी हो रही थी। वो इधर उधर टहलने लगा, क्योंकि उसका फ्यूचर प्रतीक के साथ जुड़ा था। उसने बड़ी मुश्किल से प्रतीक को अपने साथ जोड़ा था। इसके अलावा उसे उस टीम से मुकाबला करने के लिए भी प्रतीक पर निर्भर रहना था, जो उसकी जासूसी कर रही थी। तभी नंदिनी अंशुल के पास आई और बोली, भाई क्या हुआ? प्रतीक का फोन नहीं लग रहा क्या? तुमने उसके आदमियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? अंशुल ने निराशा भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैंने दानिश और अग्निहोत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। नंदिनी हैरानी जताते हुए बोली, क्या? मुझे भी ऐसा कुछ लगा। मैंने कुछ लोगों को आहूजा बिल्डिंग भेजा है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अंशुल नंदिनी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोला, चिंता मत करो, प्रतीक में एबिलिटी है, मुझे लगता है वो ठीक ही होगा। पर नंदिनी परेशान थी। वो प्रतीक को परेशानी की हालत में नहीं देख सकती थी। तभी अंशुल फिर बोला, देखो, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। अभी हमें समिट में सिचुएशन को कंट्रोल में रखना होगा। हम मेनन फैमिली को जीतने नहीं दे सकते। हालांकि अंशुल को मन ही मन पता था कि अगर प्रतीक ने कुछ नहीं किया तो वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। तभी मेन गेट से हाथ में छड़ी पकड़े 2 आदमियों की मदद से एक बूढ़ा आदमी अंदर चला आ रहा था। जैसे ही अंशुल की नजर उन पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, ओह, तो मेनन फैमिली के लोग यहाँ आ गए। शंकर मेनन खुद चल कर आए हैं। नंदिनी ने भी शंकर मेनन की तरफ तिरछी नजरों से देखा और धीरे से बोली, इसे पता है कि मेनन फैमिली ओबेरॉय फैमिली के साथ सीधी लड़ाई में है, इसलिए वो खुद चल कर आया है। पर यह अजीब बात है कि प्रतीक की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो डाउट हो रहा है। अंशुल ने भी धीरे से कहा, प्रतीक ओबेरॉय खुद आने वाला था, पर वो अभी तक नहीं आया, तो ये तो पक्का है कि ये मेनन फैमिली की ही कोई चाल है। जैसे ही शंकर मेनन हॉल में दाखिल हुआ, माहौल गर्म होने लगा। सब लोग खुसर फुसर करने लगे और अपना अंदाजा लगाने लगे। हर कोई इस बात से हैरान था कि प्रतीक ओबेरॉय की तरफ से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। हॉल में बैठे ज्यादातर लोग शंकर मेनन के आने पर उनके सम्मान में खड़े हो गए। शंकर मेनन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से बोले, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। शंकर मेनन धीरे धीरे अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े और साथ ही बोले, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं स्काईटेक सिटी के मैटर्स पर खास ध्यान दूंगा। ये बात कहने के साथ ही शंकर मेनन ने तिरछी निगाहों से अंशुल पटेल की तरफ देखा और बोले, तुम अंशुल पटेल हो ना? मैंने सुना है कि तुम प्रतीक ओबेरॉय की मदद कर रहे हो।
मुझे तो लगा था तुम समझदार हो, पर मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर तुम इसी तरह से उस प्रतीक ओबेरॉय का साथ देते रहे तो ध्यान रखना, एक दिन तुम पटेल खानदान को बर्बाद कर दोगे। अंशुल के एक्सप्रेशन एकदम से शांत हो गए। उसने कहा, मिस्टर मेनन, आपको जो करना है करिए, पर आपको मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। शंकर मेनन ने कोल्डली स्माइल किया और बोले, मैं बूढ़ा हूँ और एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। उस प्रतीक ओबेरॉय के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए अपनी जगह पहचानो और मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करना। अंशुल ने भी कोल्डली स्माइल किया और बोला, आपके मैटर में इंटरफेयर ना करूं? आपका कहने का मतलब है कि मीटिंग में मेनन फैमिली का ही फैसला माना जाएगा? क्या ऐसा कहने में आप जल्दबाजी नहीं कर रहे? अगर यहाँ प्रतीक ओबेरॉय होंगे तो मेनन फैमिली क्या करेगी? शंकर मेनन हंसे और दबी जुबान में बोले, प्रतीक ओबेरॉय, ये गनीमत है कि वो जिंदा बच जाए। शंकर मेनन के मुंह से ये बात सुनते ही अंशुल चौंक गया और घूरते हुए बोला, क्या कहा आपने? आपने प्रतीक पर अटैक करवाया है? शंकर मेनन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे लगता है राजधानी में बस वही ताकतवर है। अगर इस बार मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो सब लोग यही मानते कि वो ताकतवर है। ये कहते हुए शंकर मेनन के एक्सप्रेशन घमंडी थे। पीछे से व्हीलचेयर पर आ रहा धर्मपाल भी मुस्कुराया और बोला, लड़के, तुम अभी इस खेल में बच्चे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिचुएशन बदल गई है? अंशुल ने हैरानी और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। उसके मन में कई तरह की फीलिंग्स एक साथ उमड़ रही थी। वो सोच रहा था, मेनन फैमिली कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात भूल गई, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रतीक ओबेरॉय से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। सोचते हुए अंशुल को और भी बेचैनी होने लगी। नंदिनी, जो उसके पास ही खड़ी थी, वो चुप नहीं रह सकी और उसने कहा, प्रतीक तुम लोगों से कैसे हार सकता है? अगर तुम लोगों ने प्रतीक को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो पटेल फैमिली तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। शंकर मेनन ने घूर कर नंदिनी की तरफ देखा और बोले, तुम छोटी सी लड़की मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत करती हो? तुम्हारे साथ तो उसने अपनी सगाई तोड़ दी थी, फिर भी तुम उसे चाहती हो? और तुम लोगों को क्या लगता है वो कोई देवता है जो मेनन फैमिली उसे हरा नहीं सकती? तभी धर्मपाल भी बोला, पटेल फैमिली सच में बेवकूफ है। नंदिनी का फेस गुस्से से लाल हो चुका था, पर उसने कहा कुछ नहीं। शंकर मेनन ने गुस्से से नंदिनी और अंशुल की तरफ देखा और धीरे से बोले, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ, स्काईटेक सिटी की सिचुएशन पहले से तय हो चुकी है। अगर तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो तो मेरे काम में टांग मत अड़ाना, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इतना कहने के साथ ही शंकर मेनन अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तभी मेन गेट से फॉर्मल सूट पहने कुछ लड़कों का ग्रुप आया, जिन्होंने 7 स्टार के बैज लगाए हुए थे। उनके पीछे एक्सट्रीमली डिग्निफाइड आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। ये 7 स्टार ग्रुप का चेयरमैन जूलियन वाइट था। उसके आते ही हॉल में पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर लोग उसके बारे में बातें करने लगे और माहौल एकदम बदल गया। हर कोई 7 स्टार ग्रुप के अध्यक्ष से मिलना चाहता था और उसे खुश करना चाहता था। थोड़ी देर में ही शंकर मेनन राउंड टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। उनके पीछे जूलियन वाइट और धर्मपाल मेनन बैठे थे। शंकर मेनन ने कहा, जल्दी से सब लोग आ जाएं। अग्रीमेंट के मुताबिक अगले 5 मिनट में समिट शुरू हो जाएगा।